मंच पे जुड़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं और कुछ सुना रहे हैं। तो मैं 2 पंक्तियों के साथ आज की लघु कथा वाचन का प्रारंभ करूँगी, जिसको मैं जोशी जी को समर्पित करती हूँ कि जब भी आप बुलाएँगे, हम ज़रूर दौड़े चले आएँगे। जब भी आप बुलाएँगे, हम ज़रूर इस मंच पर दौड़े चले आएँगे। कभी सुनेंगे आपकी और कभी सुनाएँगे। क्या कभी बात। सुनेंगे आपकी और कभी वाह वाह, सुनाएँगे। हार्दिक तो आज अभिनंदन, मुझे अभिनंदन। अभी जी, जी, धन्यवाद। आज मैं जैसे ही स्कूल से आई, तो ये कहानी हालाँकि बहुत बड़ी, मेरी दृष्टि में बहुत बड़ी नहीं है, इससे बड़ी कहानी मैंने एक उसमें डाली थी जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही थी। लेकिन मैंने जोशी जी को उफान लघु कथा बीच में डाली थी, तो उन्होंने शायद पढ़ी होगी और उनको लगा कि ये पठनीय है। और लघु कथा के परिंदे पर मैं लगातार कविता के साथ कहानियाँ लिख रही हूँ और वहाँ पर मुझे अच्छी प्रेरणा मिल रही है, प्रोत्साहन मिल रहा है। तो जब एक साहित्यकार को कहीं अच्छी है कि सराहना और कुछ आलोचनाएं भी जरूरी है, वो मिलती है, तो जो कथा का साहित्यकार है, उसकी कलम में थोड़ा धार आ जाती है। बस एक प्रयत्न है जो समाज में कुछ घटित होता है, उसको देखकर कवि हृदय जो होता है या साहित्यकार का जो हृदय होता है, वो द्रवित होता है और कलम उठाता है। आप सभी लोग इससे अनभिज्ञ नहीं है। तो मेरी जो आज की कहानी है, उस कहानी का वाचन मैं करने जा रही हूँ। उफान, ये एक लघु कथा है और इसमें जो भी त्रुटियां हों, मैंने एक प्रयास किया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सामने कुछ समाज की जो हमारी परंपराएं हैं, वो हमें आगे बढ़ाती हैं, लेकिन जो हमारी कुरीतियां हैं, वो हमें किस तरह से बाधित करती हैं। तो इसको लेकर के मैंने एक कहानी रची है। हार्दिक कहानी इस स्वागत। प्रकार है। जी, जानती हूँ माँ जी, मेरा क्या है, कहीं भी पड़ी रहूंगी। सुहागन सौभाग्यवती थोड़ी हूँ, अभागन हूँ ना, बिन पति की स्त्री। पहनने के अधिकार के साथ रंग को पति के जाते ही समाज ने परंपराओं से वंदित कर कुलक्षणा का ताज तो उसी दिन माथे पर सजा दिया था। माया ने कटु व्यंग फेंका। आज माया कड़वी ककड़ी की कड़वाहट की तरह बेहद कड़वा झाग उगल रही थी। वह बोली जा रही थी और सभी उसी की ओर देख रहे थे, जैसे शांत समुद्र में अचानक तूफान आ गया हो। 12 साल में कभी माया ने ऊंची आवाज में कुछ बोला हो, किसी को याद नहीं था। वह चुप, बहुत चुप भी करो, बात न बढ़ाओ, तुम्हें ऑफिस को देर हो रही होगी, चलो जाओ। माँ ही तो है तुम्हारी, बोल दिया होगा, बोलने दो, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ससुर जी ने बीच बचाव करते हुए कहा। बड़ी बात? कैसे नहीं बाबूजी, बड़ी बात? मेरी उम्र ही क्या है, उस पर मेरा कसूर? यही ना, माँ बाप ने स्कूल छुड़ाकर मुझे पराया धन समझकर एक अनजान बीमार लड़के से मेरी मर्जी के बगैर शादी कर दी। 25 साल की उम्र में ही विधवा अभागन हो गई। इसी को अपना नसीब समझकर चुप्पी साथ की सेवा में लग गई। घर में शुभ कामों में मेरी परछाई से भी परहेज हुआ। जेवर उतार दिए गए, कुछ न कहा। चूड़ी बिंदी सिंदूर उतर गया, कुछ न बोली। बिच्छू पायल माला सब कुछ तो छोड़ दिया मैंने, चू नहीं की। मनहूस जैसे शब्दों का आघात भी सहती रही। अकेलेपन के दंश को अंदर ही अंदर गटक गई। आज मेरी ही सारे जन्मदिन पर माँ के द्वारा दिए इस सूट में लाल रंग क्या देख लिया। उनके आंखों में लहू उतर आया। मेरे चरित्र पर उंगलियां उठने लगी। शंका भयभीत होकर भरोसे के वस्त्र उतारने को आतुर हो गई। आदमी भी तो विदुर होते हैं ना बाबूजी। विधवा होना मेरा अपराध है क्या? कभी किसी विधुर या विधवा पर कटाक्ष करते किसी पुरुष जाति को नहीं देखा इस तरह। स्त्री जाति को मुझे दुख है बाबूजी। यहाँ तो अपनी ही जाति स्त्री अपनी ही जड़ों को सींचने के बजाय काटने में लगी है, वो भी अपनी ही माँ। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है। जीवंत पेड़ हूँ मैं, निर्जीव लठ नहीं। भावनाओं की बात कर रही है। खोलती चाय के उबाल की तरह खौलती चाय के उबाल की तरह माया का स्वर ऊंचा हो गया था। कब तक स्त्री कुरीतियों की खूंटी से बंधी रस्सी की तरह खुद ही को काटती, मौन साधे, दुखती रगों और दुखाती रहेगी बाबूजी? कभी न कभी किसी को तो बोलना ही पड़ेगा ना। अपने लाल रंग के सूट की उतरी चमक के साथ माया के उतरते उफान की तरह ऑफिस को चल पड़ी। बाबूजी ने झट से उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, हाँ बेटी, मैं तेरे भीतर के दर्द को समझ सकता हूँ। कोशिश करूंगा औरों को भी समझा सकूं। तभी पड़ोस की 70 वर्ष की गुमटी ताई, जो ये खिड़की से सब सुन रही थी,
मन ही मन खुश होती, अपने दामन से चिपके नीर भरे काले बादलों को झाड़ती, सफेद रंग की साड़ी में ख्वाबों के लाल बूटे भरने लगी, बुदबुदाती चाय पत्ती की तरह वैदव्य के दुखों को छानते हुए होठों से चाय का गिलास सुड़कते बोल उठी, ठीक ही तो कह रही है हमारी बहुरिया। धन्यवाद। ये मेरी एक लघु कथा थी, छोटी सी। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। आज के इस कार्यक्रम में श्रीमती बीना फुलेरा जी ने बहुत सुंदर लघु कथा सुनाई। इसकी समीक्षा में हमारे रचनाकार, कहानीकार हमारे बीच में हैं। उनकी तरफ जाते हैं कि वह उनको ये लघु कथा कैसी लगी। मैं अंत में हमारे जो आज के अध्यक्ष हैं श्रीमती बीना भट्ट फुलेरिया जी, वो स्वयं में कहानीकार हैं, वह भी इस पर टिप्पणी करेंगी। और इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे प्रकाश जोशी सर, एक बार बार मेरे घर हो जा रहा है, वो दो हम लोग एक से हो रहे हैं। मैडम भी उस प्रतिक्रिया को शायद सुन रही है और मैं भी वो बीना, दोनों बरसीलिया मैं जी बीना भट्ट बरसीलिया जी इसकी अध्यक्षता कर रही हैं आज, और थोड़ा सा मुझे माफ करेंगे, चूक हो गई थी। तो इस क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे वरिष्ठ साहित्यकार पूरन चंद कांडपाल सर से। उन्होंने बहुत कहानियाँ लिखी हैं और उनको लंबा अनुभव है। इस लघु कथा के क्रम में वो अपना आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। श्रीमान पूरन चंद कांडपाल जी, स्वागत। सर, आपका माइक बंद है। कांडपाल सर, आपका माइक बंद है। जी, आवाज आती है? जी, अब आती है सर। हाँ, मैं कह रहा था, जैसे ही ये उमाल की बात आने लगी, मैंने सोचा ये कहाँ उमाल आ रहा होगा। उफान। फिर सर, समय का भी अभाव था और आपकी कहानी ने मुझे यहाँ पर रोक दिया। मैं उठने वाला था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा कहीं और काम को कट करता हूँ। इस पर तो मैंने बहुत लिखा है। मोहनदाब, मैं आपको ये बताऊंगा, जो मैंने देखा, जो मैंने हमारे गांव में गिदार होते हैं, उसमें कई बार विधवा दादियाँ होती हैं या मेरी ठुलिजाएँ कह लो, समाज ने उनको कैसा कर दिया। और विधवा पर मैंने ये भी लिखा है, जैसे कि इसमें और भी कई जगहों पर विधवा आश्रम बनाए गए हैं, उनके पास साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ निगम बोध घाट है दिल्ली में, जब उत्तराखंड के लोगों का जिनका देहावसान हो जाता है तो अग्नि को समर्पित करने के लिए वहाँ जाते हैं, तो बाकी लोग छोड़ आते हैं, उत्तराखंड के लोग तो वहाँ रुकते हैं, तो उधर एक दीवार है, उसमें बैठ जाते हैं। बैठ जाने के बाद अब जब कुछ न कुछ तो उनके मुंह से निकलते रहता है। तो कई बार, जैसे कि इस कहानी में भी चर्चा हुई है, वो पुरुष अगर कोई महिला चली जाती है और पुरुष की उम्र यूँ कह लो कि 50 से कम है या 40-50 के रेंज में वो हैं, जिनको हम वहीं पर ही से अभी चिता आधी फूकी नहीं गई है और ये चर्चा होने लग जाती है कि यार अब तेरा घर कैसे होगा, ये होगा, लोग है क्या है, अब इतने दिन में कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस प्रकार की बातें बहुत मैंने सुनी हैं। अब जाइए, गांव में कई को बार देखा गया है जो कि जन्मजात विधवा उसी वर्ष हो जाती हैं। कई बार ऐसे कहानियाँ हुई हैं। सेना में, जैसे मैंने अभी कारगिल के रणबांकुरे की जो बात करी थी, 517 शहीद हुए जिनकी उम्र 25 से 30 साल की थी और उत्तराखंड के 76 हैं उसमें। उनकी कुंडलियाँ मिला के करी गई थी सबकी शादी। सब मैं बहुत शोध करके ही लिखता हूँ, जो कि मुझे आलोचना झेलनी है तो मैं उनकी बातें सुनता हूँ। तो मैंने उसमें देखा उनकी कुंडलियाँ मिली, उनके 36 गुण मिले, सब कुछ उनका हुआ। पर वो कौन सी कुंडली थी, वो बेचारे तो शहीद हो गए 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ, 65 के युद्ध में हुआ, 65 में हुआ। तो अर्थ में ये कहना चाहता हूँ कि कुंडली मिलान से क्या स्पष्ट हुआ।
और उधर वो विधवा हो गई, और जब वो 25 साल से 30 साल का जवान विधवा होता है तो उसकी जो पत्नी होती है वो 22, ये 20, 25, कहीं कहीं पर एक बच्चा है तो कहीं पर कोई बच्चा नहीं। बस फिर वही जो लाल रंग की साड़ी तूने नहीं पहननी, तूने ये नहीं पहनना, तूने वो नहीं पहनना, शादी में तूने आगे नहीं आना। और सबसे अधिक तो दुख मोहनदा तब होता है जब तथाकथित धर्माचार्य, क्योंकि मैं जब इस पर बोलूँगा तो मुझको कुछ सुनना भी पड़ेगा, तो धर्माचार्य लोग कहते हैं जी आज हमारे यहाँ पर एक कलश यात्रा निकल रही है और कलश यात्रा में सारी सुहागन महिलाएं ही सिर में घड़ा लेकर के ये यहाँ पर जाएंगी। उस समय उनको कितनी चोट पहुँचती होगी, अपने वैधव्य के दुख से वो गुजर रही है, उसको चोट को सहन कर रही है, उसके फोड़ों के को फिर दोबारा ताज़ा करना और ये कहना कि जी भाई देखो विधवाएं जरा पीछे हो जाएं, सुहागनें आगे आ जाएं। क्या यहाँ पर यही सवाल समाज से पूछना चाहता हूँ मैं, इस कहानी के माध्यम से पूछना चाहता हूँ बीना जी की, कि क्या हम लोगों ने यही सीखा? कितना बड़ा अन्याय है। क्या वो उसका जो वैधव्य का जो दर्द है उसको साझा करने के बजाय, उसको मदद करने के बजाय, उसको सहलाने के बजाय तू पीछे हो जा, तू आगे मत आ, शुभ काम हो रहा है, सत्यनारायण कथा हो रही है, तू पीछे बैठ जा, तू कोने में बैठ जा, जैसे तैसे। और सबसे बड़ी बात, अब तो मेरे बदलाव और मेरे कहने ही नहीं, कई लोग आगे आ रहे हैं। अब अक्सर कुछ फर्क आने लगा है, जरा सा साड़ी का रंग बदलने लगा है विधवाओं में, और बिंदी तो वो अभी भी नहीं लगा रही हैं, लेकिन वो जो उत्तराखंड में रोली कह लो या पिठिया कह लो वो लगा लेते हैं, थोड़ा सा टीका लगा लेते हैं, लेकिन उनको बहुत सहारे की ज़रूरत होती है, चाहे उनकी कोई भी उम्र हो। कहानी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस पर बहुत लिखने की ज़रूरत है। और विधवा पुनर्विवाह, एक ऐसा व्यक्ति भी हमने देखा ससुर, मैं किसी दिन उसकी भी चर्चा कर दूंगा, उसने उस अपनी विधवा बहू की शादी अपनी बेटी की तरह कन्यादान करके दोबारा करी है। कितनी बड़ी बात है ये अपने आप में, इसके लिए कितना बड़ा दिल उनका होता होगा, कैसा वो व्यक्ति होगा। उन्होंने ये कहा कि ये अपना जीवन कहती, मेरा बेटा तो चला गया, मैं इसको रोता बिलखता नहीं देख सकता। लड़की बोली पापा मम्मी हम आपको नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने कहा तुम बेटी बन के रहो ना तो मेरे पास आते ना, हमारे पास आते रहना। ये कहानी नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। तो इन शब्दों के साथ अन्य लोग भी शायद इस पर टिप्पणी करेंगे। बहुत बहुत सुंदर और भली और ऐसी कहानियाँ आदरणीय अध्यक्ष जी सुन रही हैं मेरी बातों को, दिनेश जी भी सुन रहे हैं, किशोर जी भी सुन रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ समाज में हम सबका एक साहित्य धर्म है, साहित्य धर्म ही हमारा वो राष्ट्र धर्म है कि हम विसंगति और विषमताओं को उकेरें, उस पर चर्चा करें। अगर हम सबके साथ लकीर के फकीरी में मगन अगर हो गए सब जगह पर, यही तो होगा ना कि हमें वोट नहीं मिलेंगे, हमें लोग ये कहेंगे यार इसने ये किया। हमें हालात देख कर के ऐसे उसी तरह से करना है जैसे आम के पेड़ पर आम लगे रहते हैं, उस पर लमथर पड़ते रहते हैं, लेकिन वो खाता है, आंसू नहीं गिराता, आम देते रहता है। आपकी कहानी लघु कथा को बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, अन्य लोग बैठे हुए हैं, उन लोग भी शायद अपनी टिप्पणियाँ करेंगे। नमस्कार। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर सर, हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।